हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का एपी सुपर गुरु मॉडल टेस्ट पर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल टेस्ट पर की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के होंगे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में अपने 32 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये 32 मार्क्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो कि 16 आएंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो कि 8 आएंगे, फिर आर्ट्स फिलअप्स, कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया है अ पॉजिटिव रैशनल नंबर हैज़ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का हमें क्या करना है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है कोई, उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले में देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिल रही है। पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा या और नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा, 1 बनेगा या नन ऑफ दीज बनेगा। तो थोड़ा सा अपनी शीट पर आकर आपको क्लियर करके बताते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोला गया है, हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर सोचना है और उसका एडिटिव इन्वर्स करना है, तो याद रखिए एडिटिव इन्वर्स में हम प्लस वाले सिंबल को माइनस वाले सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और माइनस वाले टर्म्स को प्लस वाले टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स प्लस है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, नेगेटिव। हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन 3x + 5 = 13। हमें कहा गया है कोई लीनियर वेरिएबल बताना है। लीनियर वेरिएबल इसमें कौन सा है वो बताना है। इक्वेशन क्या है, 3x + 5 + 13 है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कहने का मतलब अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हो गया है। अल्फ़ाबेट A B C X Y Z या ऐसा कोई भी टर्म जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, X। तो यही हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इट मीन्स X इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर जिसमें X लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है अब पॉलीगन इज। पॉलीगन क्या होता है हमें वो बताना है। सिंपल क्लोज, सिंपल कर्व या फिर सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल शेप मेड विद द साइड ऑल दीज, ऑल ऑफ दीज। याद रखिए जब हमें कहा गया है पॉलीगन काउंट करना है, पॉलीगन हमेशा साइडों से मिलकर बनता है और पॉलीगन कितनी भी साइडें हो सकती हैं, पर याद रखिए पॉलीगन की जो साइडें होंगी सभी क्लोज होंगी, बंद होंगी। जैसे कि हम एक ये स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है। देखिए इसकी सभी साइडें बंद हैं, तभी से पॉलीगन कहा जाता है। किसी पॉलीगन की 5 साइड 6 7 8 जितनी मर्जी साइडें हो सकती हैं, पर याद रखिए वो फिगर बंद होनी चाहिए, कहीं से ओपन ना हो। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्लोज शेप मेड विद दी साइड, मतलब कि बंद वाली शेप चाहिए जो कि साइडों से बनी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ क्वाड्रिलेटर हैव। क्वाड्रिलेटर की कितनी साइडें होती हैं वो बतानी है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कोई भी एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस जिनकी 4 साइडें होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। कितनी साइडें, 4 साइडें। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 4। तो डी इज़ अ राइट आंसर, जिसकी 4 साइडें हों उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑफ अ टॉसिंग अ डाइस। टॉसिंग नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर थ्रो आना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, थ्रो अ डाइस। डाइस क्या होता है, लूडो की गीटी होती है जिसको हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है वो बताना है, और हमें बताना है प्राइम नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जरा, लूडो की गीटी आप फेंकेंगे तो क्या क्या आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी डिजिट्स आ सकता है। अब हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर 2 होता है प्राइम नंबर, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है और 5 हमारा प्राइम नंबर होता है। ये तीनों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। फॉर्मूला क्या है, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आउटकम्स कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 3। टोटल नंबर कितने थे, तो 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6।
तो 3/6 ऑप्शन में है तो उसको टिक कर लीजिएगा, नहीं तो इसको आप कट भी कर सकते हैं। 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। देखते हैं 1/2 लिखा हुआ है या 3/6 लिखा हुआ है। देखिए जरा, हमारे पास 3/6 तो नहीं मिला, 1/2 मिल गया, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए इस तरह सोल्यूशन आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपको यह आंसर निकालना आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है अ स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर। हमें कहा गया है कोई नेगेटिव नंबर का हमें स्क्वायर करना है। तो चलिए हम स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक नेगेटिव नंबर चाहिए होगा, तो हमने एक नेगेटिव नंबर कंसीडर किया है, जैसे कि मैंने -5 और उसका होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया है। होल स्क्वायर मतलब पावर 2 लगानी है। मतलब क्या होता है कि -5 को हम 2 बार ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, -5 इंटू -5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 प्लस का। इससे अकॉर्डिंग कोई और नेगेटिव नंबर रख लीजिए, जैसे हमने -9 रखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे -9 इंटू -9 कितना आएगा 81। तो देखिए जरा, हर बार मेरे पास क्या नंबर बन रहा है, पॉजिटिव नंबर बन रहा है। 25 पॉजिटिव है, 81 भी पॉजिटिव है। मैंने नेगेटिव नंबर सोचा, उसका होल स्क्वायर किया तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर मिला। यहाँ पर भी इसी अकॉर्डिंग कोई और भी आप नेगेटिव नंबर सोचकर उसका होल स्क्वायर कीजिए, आपके पास हर टाइम अब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आंसर इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम यहाँ पॉजिटिव नंबर को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे कहा गया है फाइंड अ स्मॉलर नंबर बाय विच 2592 कैन बी डिविजल मेक इट्स परफेक्ट क्यूब। हमें कहा गया है हम 2592 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 2592 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। परफेक्ट क्यूब में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो हम पहले 3 के जोड़े बना लेंगे और उसके बाद इन 3 के जोड़े बना लेंगे। तो मेरे पास देखिए 2 बच गया और यहाँ पर 2 टाइम मेरा 2 बचा हुआ है और 1 टाइम मेरा 3 बचा हुआ है। जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 12। इट मीन्स अगर हम 2592 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमें सिर्फ चाहिए था किससे हम डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो फाइनली 12 इज अ राइट आंसर। देखते हैं 12 हमें कहाँ मिलता देखने को, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर 12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है रीना स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन द मैथ इन जुलाई 2019 एग्जाम। कोई रीना है, उसने 28 मार्क्स लिए हैं 40 में से, सब्जेक्ट मैथ है 2019 में। ओके फ्रेंड्स, जुलाई के एग्जाम में। फिर कहा गया है इन अ सितंबर एग्जाम ही स्कोर 32 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन अ मैथ सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द मार्क्स स्कोर बाय हर। हमें कहा गया है कोई रीना है, उसने 2019 जुलाई के एग्ज़ाम में 28 मार्क्स लिए हैं मैथ में। फिर उसने क्या किए हैं, सितंबर में फिर एग्ज़ाम हुआ 2019 के, तो उसने मार्क्स लिए 32 मार्क्स मैथ में सब्जेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, मैथ। अब मैथ में कितने में से मार्क्स मिल रहे थे, तो 40 में से। हमें बताना है कि उसने कितने ज़्यादा परसेंट लिए हैं दोबारा जो टेस्ट हुआ है उसमें या पेपर हुआ है उसमें। तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 32 में से हम 28 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स उसने ज़्यादा लिए हैं, तो इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे इंक्रीजिंग मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100। तो इंक्रीज कितने में मार्क्स 4 मार्क्स, कितने में से मार्क्स मिल रहे थे 40 में से, मल्टीप्लाई में 100। अब इसे कट कर लीजिए, जैसा इच्छा हो वैसे कट कर लीजिए। चलिए हम कट करते हैं इसको। 10 से 10 कट कर लिया हमने, 4 से ये 4 कट कर लिया, कितना बचेगा 10। तो 10% मार्क्स उसका इंक्रीज हुआ है
सितंबर में जब उसने एग्ज़ाम दिए हैं तो 10% मार्क्स उसने ज़्यादा लिए हैं। कितने परसेंट? 10%। अब ऑप्शन देखते हैं 10 कहाँ देखने में मिलता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आपने जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इसी अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेना। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से निकालना है, हमें ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर आप लिख के सॉल्व करें, हमें कंसेप्ट याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है द एज ऑफ रवि's फादर इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ रवि एज। हमें कहा गया है कि रवि के पिता की जो उम्र है वो 5 साल ज़्यादा है रवि की एज का 3 गुना करने पर। ओके फ्रेंड्स, रवि की एज का 3 टाइम मतलब रवि की एज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। इफ़ द रवि एज इज x ईयर देन द फादर एज कैन बी एक्सपेक्टेड, या एक्सप्रेस करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने तो हमें ये बता रखा है कि रवि की एज क्या, तो हम लिखेंगे द एज ऑफ रवि। ओके फ्रेंड्स, या रविज एज कितना x ईयर दिया था, तो हम लिखेंगे द एज ऑफ हिज फादर। रवि की एज का हमने 3 से गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 टाइम बोला गया था, और 5 मोर करना है। 5 मोर मतलब 5 ऐड करना है। तो फाइनली ये उसके पिता की आयु बन जाएगी 3x + 5। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ये है 3x + 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, आई हैव अ नो वर्टेक्स, आई हैव अ नो फ्लैट सरफेस, हु एम आई। हमें कहा गया ना तो मेरी वर्टेक्स है और ना तो मैं फ्लैट सरफेस है मेरी, तो मैं क्या हूँ बोला गया है। एक सिलेंडर कहा गया है, कोन कहा गया है, स्फेयर कहा गया है और सर्कल कहा गया है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करें, आई हैव अ नो फेस, आई हैव अ नो फ्लैट सरफेस, हु आई एम, आंसर इज स्फेयर। ओके फ्रेंड्स, आंसर इज स्फेयर। आपको बहुत सी जगह पे सर्कल आंसर देखने को भी मिल रहा होगा, बट याद रखिए जो सर्कल होता है वो हमारा 2D शेप होता है जिसमें फ्लैट सरफेस काउंट नहीं होती है और वर्टेक्स काउंट नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, बट देखिए हमें कहा गया था कि फ्लैट सरफेस चाहिए, तो फ्लैट सरफेस स्फेयर में ही मिलेगा आपको, नो फ्लैट सरफेस तो इसमें मिलेगा, और नो वर्टेक्स, वर्टेक्स में वर्टेक्स भी नहीं होता क्योंकि सर्कल शेप में होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता है। अब देखिए सर्कल की बात करें और स्फेयर की बात करें, दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है, सर्कल हमारा 2D है और स्फेयर हमारा 3D है। 3D में ही हम वर्टेक्स काउंट करते हैं और फ्लैट सरफेस काउंट करते हैं। अब देखिए ना 3D में हमारे पास स्फेयर एक ऐसी शेप है जिसमें ना तो वर्टेक्स होते हैं और ना तो फ्लैट सरफेस होता है। ओके फ्रेंड्स, फ्लैट सरफेस मतलब जिसको हम आसानी से नीचे रख सकें, मतलब कहने का एक पेपर की तरह, पर स्फेयर क्या है हमारा 3D है, तो आंसर इज 3D। आई होप, सॉरी स्फेयर जो कि 3D शेप का है, 3D। ओके फ्रेंड्स, तो स्फेयर आप आंसर टिक कीजिएगा, बहुत जगह आपको सर्कल आंसर देखने को मिल रहा है पर राइट आंसर इज अ स्फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज P। हमें कहा गया है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा जब पेरीमीटर ऑफ सर्कल P दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है P। अब हमें क्या चाहिए, इस P की सहायता से, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की सहायता से हम पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। याद रखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहा जाए तो भी बात एक ही है, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहा जाए तो भी बात एक ही है। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर कहा था इसलिए हमने पेरीमीटर का यूज़ किया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। देखिए जरा पेरीमीटर कितना दिया था, तो हमने P लिखा, 2πr वैसे का वैसा ही। यहाँ से हम r निकालेंगे इसलिए हमने यहाँ पर r को यहीं छोड़ दिया है, बाकी 2π हम यहाँ नीचे ले आएंगे अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो P/2π हमारा r हो जाएगा, मतलब रेडियस हो जाएगा। फिर हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr², तो हम पाई की वैल्यू पाई रखेंगे और r की वैल्यू P/2π रखेंगे, P/2π का होल स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करेंगे, देखिए कैसे ओपन करेंगे, पाई वैसे का वैसा ही है, P/2 वैसा लिखा जाएगा। अब इसे देखिए जरा, ये हम पढ़ेंगे 2/2 भी पढ़ेंगे, तो हम 2 को 2 बार ओपन करेंगे, 2 2 लिख लेंगे। पाई भी हम 2 बार ओपन करेंगे, पाई इंटू पाई।
अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। पाई से एक पाई कैंसिल कर लिया और कुछ नहीं कट हो रहा है। ऊपर पी का स्क्वायर बचेगा और नीचे 2 और 2 4 और एक पाई बचा है तो 4 पाई नीचे बच जाएगा। तो फाइनली यही हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इसी फॉर्म में चाहिए था। वैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 भर सकते थे, पर हमारे पास ऑप्शन में पाई में ही आंसर है, इसलिए हमने इसको पाई की वैल्यू पाई रखा है, 22/7 या 3.14 का यूज़ नहीं किया है। तो आंसर इज पी का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको आंसर क्वेश्चन में लिखेंगे इस अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए हमने आपको एक केस पढ़ा रखा है, या ये केस पढ़ लीजिए। ए की पावर अगर आपके पास b लिखी हुई है, डिवाइड का केस बोला जा रहा है, और यहाँ पर कोई ए की पावर आपको कुछ और आ गया, सी आ गया या माइनस का आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तो हमने क्या करना है, जब हमारा बेस सेम सेम होता है तो हम बेस को सेम लिखकर पावरें आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिवाइड के केस में। देखिए यहाँ डिवाइड है तो हम लिखेंगे b माइनस, एक माइनस यहाँ लगाए तो माइनस सी, ऐसा लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ इसको लिखा हुआ है। हमने लिखा 2 क्योंकि बेस दोनों का 2 था, फिर लिखा 3 डिवाइड लगाया इसलिए माइनस लगाया, और ये पावर हमारे पास माइनस में दी हुई थी इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर माइनस लगा लिया है। अब जब ये ओपन होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 + 2 बन जाएगा। 3 + 2 कितना होता है 5। अब देखिए या तो अगर आपको ये आंसर देखने में मिलता है तो इसको आप टिक कर लीजिए। वैसे पावरिंग में हमें आंसर नहीं बोला हुआ है, हमें मैथमेटिक टर्म में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम ओपन करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 5 टाइम हम ओपन कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32। तो फाइनली 32 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देने मिलती है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है अ कार टेकन 2 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाय द ट्रैवलिंग एट द स्पीड 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल टेक इट टेकन व्हेन अ कार ट्रैवल एट द स्पीड 80 km। हमें कहा गया एक कार है, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होता है जहाँ पर हमें पहुँचना है। ओके फ्रेंड्स, मान लेते हैं हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ तक हमें पहुँचने में, या फिर कहीं भी आपका टूर जा रहा है 2 घंटे का, 2 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं और हमारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर थी। अब हमें कहा गया है हमें कितना समय लगेगा अगर वही डिस्टेंस हम 80 km/h की स्पीड से चला रहे हैं। कार और तेज़ कर दी है, पहुंचना वहीं पर है। अगर हम 60 की स्पीड से पहुंच रहे हैं, चला रहे हैं गाड़ी, तो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, और 80 की स्पीड से चलाएंगे तो कितने घंटे में पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कुछ इस अकॉर्डिंग। देखिए जरा, टाइम लिखा और स्पीड लिखा। टाइम कितना लगा 2 hours और स्पीड कितनी थी 60 km/h। आप इसको इस अकॉर्डिंग लिख कर सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमें टाइम कितना लगेगा जब हमारी स्पीड 80 km/h हो गई है। अब देखिए ये जो हमारा केस है, ये हमारा, इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 2 और 80 × x। अब जाहिर सी बात है अगर मैं जितनी स्पीड तेज करूँगा उतना मुझे कम समय लगेगा। कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो रहा है, जैसे कि एक की स्पीड तेज हो रही है, एक की स्पीड कम हो रही है। ओके फ्रेंड्स, मतलब एक ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो समय कम लग रहा है, एक हमारा अप जा रहा है, एक हमारा डाउन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक हमारा अप हो रहा है और दूसरा हमारा डाउन हो रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा अभी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120, और 80 को आप यहाँ से नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे 80 अपॉन में आ जाएगा। अब इसे कट कर लीजिए, 0 0 कट कर गया, 8 3 दा 4 3 12, 4 2 8, कितना आएगा 3/2। अब 3/2 को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 अंदर और 2 बाहर, 2 1 2, नीचे कितना आएगा 2। तो देखिए जो बेस था वो हम वैसे का वैसा लिखेंगे, इट मीन्स 2 वैसे का वैसे लिखेंगे। रिमाइंडर जितना आता है हम उसे ऊपर लिखते हैं,
क्वेश्चन जितना आता है उसे हम आगे लिखते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1 आवर 1/2 आवर, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, या फिर सीधा कह लीजिए 1.5 घंटे। अब ये आंसर कहाँ देखने मिलता है, देखिए रहा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1:2, 1/2। ओके फ्रेंड्स, मतलब 1.5 घंटे हमें लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब हमारी स्पीड 60 से 80 किलोमीटर हो रही है तो हमारे पास 1.5 घंटे में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसी अकॉर्डिंग आप सवाल के प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। हमें कहा गया है फैक्टराइज a की पावर 4 और b की पावर 4 r। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपनी शीट पर कुछ इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। चलिए मैं यहाँ नोट करता हूँ। a की पावर 4 और b की पावर 4 को हमें सिंप्लीफाई करना है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 4 को हम कैसे लिखेंगे, a की पावर 2 और उसकी पावर 2, आपस में पावर पावर मल्टीप्लाई करो, फिर से 4 बन जाएगा। बीच में माइनस लगाया, b की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे b की पावर 2 और उसकी पावर 2। अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप कुछ देर के लिए जो अंदर में a का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप सब समझिए, सिर्फ a का 2 लिखा हुआ है, मतलब ये हटा दीजिए, सिर्फ 2 पढ़िए आप। b की पावर 2 है तो इसको भी आप हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, b की पावर 2 को हटा दीजिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पढ़ेंगे। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैंने दोनों बार माइनस इसलिए लिखा हुआ है, कहीं पर भी आप प्लस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब आगे प्लस लगा लीजिए या पीछे प्लस लगा लीजिए, बात एक ही है। a माइनस बी, a प्लस बी, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। माइनस आप आगे लिख लीजिए या पीछे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर a मेंशन करना है और यहाँ पर b मेंशन करना है। हम स्क्वायर अभी हटा देते हैं, अभी मान लो स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, हटा देते हैं। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ अभी। तो हम अपने फंक्शन को कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हमें क्या दिया था, a की पावर 2 दिया होता, तो हम क्या करेंगे, ये 2 लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था। अब फिर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फिर से यहाँ फार्मूला खुलेगा और यहाँ नहीं खुलेगा क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी में खुल जाएगा और ये टर्म वैसे के वैसा रहेगा। आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करके यहाँ तक वापस पहुँच जाएंगे। कैसे किया, एक बार मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। ओके देखिए, a की पावर 4 लिखा गया है, b की पावर 4 लिखा गया है। a की पावर 4 को हम लिखेंगे a की पावर 2 और उसकी पावर 2। यहाँ पर सॉरी माइनस था, इसको रेस करके माइनस ले लेते हैं। चलिए अब b की पावर 4 है तो हम इसको लिखेंगे b की पावर 2 और b की पावर 2। अब हम एक बार क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख लेंगे, एक बार माइनस में और इसी टर्म को एक बार प्लस में लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब फिर से यहाँ बन रहा है फॉर्मूला, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर वैसे का वैसा ही है जो यहाँ लिखा हुआ था, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने मिलती है। तो ये हमारा डी इज़ अ राइट ऑप्शन, तो डी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है पॉइंट विच पॉइंट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। हमें कहा गया है कौन सा पॉइंट इनमें से एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। 0 3 दिया हुआ है, 3 0 दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है। तो याद रखिए जब भी हमारे पास अ पॉइंट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, जब हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करता है देन वाई पॉइंट इज 0, तो हमारा वाई पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए जरा, सबसे पहले देखिए हमारे पास इनमें से कौन सी टर्म है जिसका वाई टर्म 0 दिया हुआ है। पहला रकम लिखा हुआ है 0 और 3, तो ये हमारा वाई टर्म होती है, पीछे वाली वाई वाली टर्म होती है और आगे वाली एक्स वाली टर्म होती है। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई। तो एक्स तो 0 नहीं है यहाँ पर, दूसरी टर्म उठाते हैं 3 और 0, तो देखिए लास्ट वाली टर्म हमें 0 मिल गई, तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग बाकी भी आप चेक कर लीजिए, उसमें 0 नहीं लगा हुआ है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे कहा गया है नंबर 53934 डिविजल बाय दी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसे आपको सबसे पहले आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। आपको 53, 93 और 4, मतलब 53,934 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, 3 से, 5 से और 11 से, जिससे डिवाइड हो जाएगा, बस उसको आपने आंसर लिखना है। तो फाइनली ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर आंसर आएगा
17,978। तो फाइनली किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो हम 3 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। बाकी से भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। इस अकॉर्डिंग जो हमने 1 मार्क्स वाले मल्टीपल चॉइस के 16 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या करेंगे? ट्रू फॉल्स। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। हमें कहा गया है कोई हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम बनता कैसे है। पैरेललोग्राम ऐसा बनता है, आप ऐसा पैरेललोग्राम बना लीजिए या इसकी साइड को इस अकॉर्डिंग रख लीजिए। बात एक ही है, पैरेललोग्राम हमेशा उसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। आंसर में आप क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू को आप टिक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल ऑफ अ पाई इज 180। हमें कहा गया है अगर हम कोई पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पाई चार्ट कैसा बनता है? पाई चार्ट हमारा सर्कल में बनता है और सर्कल का जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। और हमें कहा गया है द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इज 180। मतलब कहने का कि अगर हम सेंट्रल एंगल को सभी को जोड़ें तो क्या हमारा 180 बनेगा? तो बिल्कुल ये गलत है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। इट मीन्स इसका आंसर आप फॉल्स को आप टिक करेंगे, ये एक गलत स्टेटमेंट कही जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें कहा गया है डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट क्या होता है सबसे पहले आपको ये क्लियर करते हैं। डिस्काउंट जैसे कि मार्केट में हम कोई सामान लेके आ रहे हैं, हमने 100 रुपीज़ का सामान खरीदा है और हम उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं कि इसे मैं 150 रुपीज़ का बेचूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने सोच रखा है। तो ये होता है हमारा मार्केट प्राइस। अब हमने इस सामान को 150 में बेचने के बजाय किसी कारण से इसे 120 में बेच दिया, तो बेचने को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब देखिए रहा 150 रुपीज़ का सामान सोचा हुआ था कि मैं बेचूंगा, पर मैंने कितने का बेचा? 120 का। तो कितना डिस्काउंट दिया मैंने, कितना रुपये मुझे नुकसान हुआ? वैसे तो मुझे नुकसान 30 रुपीज़ का हुआ, बट ये नुकसान 30 रुपीज़ नहीं काउंट होगा, ये मेरा डिस्काउंट काउंट होगा। क्योंकि सामान मैंने 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में सामान खरीदा और 120 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20। और मैंने बेचना कितना था? 150 का था। तो जो सोचा हुआ है या फिर जितना प्रिंटिंग रेट दे दिया गया है वो हमारा होता है मार्जिनल प्राइस। ओके फ्रेंड्स, और जितना बेचा हुआ है वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही जा रही है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं MPM.P/S.P। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डी इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। आंसर में आप ट्रू को टिक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है 3x² - 2 इज अ मोनोमियल। हमें कहा गया है कोई एक टर्म दी गई है 6x² - 2 इज अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिंगल टर्म आती है, x या 5x 3x² समथिंग, ये हमारी मोनोमियल टर्म होती है। बाइनोमियल टर्म क्या होती है? जिनमें हमारे पास दो टर्में आए, x + 5 x² + 8 ऐसा समथिंग। तो देखिए हमारे पास कितनी टर्म दे रखी है? 2 टर्म्स। तो ये हमारा क्या है? बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल। और हमें कहा गया है क्या ये मोनोमियल है? तो ये गलत कहा जा रहा है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका आंसर आप फॉल्स को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ कोन इज πr²। हमें कहा गया है क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन πr² होता है? तो आपको क्लियर करें, ये तो आपको पहले से पता होगा, πr² हमारा सर्कल का एरिया होता है। कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है सोल्यूशन ऑफ 3⁻0 + 4⁻0 + 5⁻0 इज 3। हमें कहा गया है कोई एक स्टेटमेंट दी गई है 3⁻0 4⁻0 5⁻0, इनका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर में 3 आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। याद रखिए किसी भी टर्म की पावर 0 वो होता है हमारा 1,
तो 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। अब इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। तो फाइनली एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ टू क्वांटिटी आर द इनवर्स प्रपोर्शन देन द इंक्रीज वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग सा एक पैटर्न बनाया हुआ है। इस पैटर्न को आप समझिए, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन में हमारे पास दो कोई टर्म रख लीजिए या दो क्वांटिटी रख लीजिए। जैसे मैंने एक्स क्वांटिटी रखी और वाई क्वांटिटी रखी। अगर एक्स क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है और वाई क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन होता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। ये एक अप जा रहा है और एक डाउन जा रहा है, एक हमारा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है ये भी आपको क्लियर करते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक एक्स है एक वाई है। अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, इसे डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है और वाई भी डिक्रीज हो रहा है तो इसे भी हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चले तो डायरेक्ट है, और एक अपोजिट चले दूसरे के तो हमारा इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन। इसे हम इनडायरेक्ट भी पढ़ते हैं और इनवर्स प्रपोर्शन भी पढ़ते हैं। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन या डायरेक्ट प्रपोर्शन कब कब होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जरा, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें कहा गया इफ़ टू क्वांटिटी आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, दो क्वांटिटी है इनवर्स प्रपोर्शन पहले बोल दिया है, देन ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी विल बी डिक्रीजिंग अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीजिंग। हमें कहा गया है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो क्या हम उसे इनवर्स प्रपोर्शन कहेंगे। तो बिल्कुल सही है। देखिए अभी हमने क्लियर किया था इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो फाइनली इसका आंसर इज, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू को आप टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ट्रू को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, इसमें हमसे कहा गया है एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमें कहा गया है हम कोई भी एक ऐसा नंबर सोच लें जो कि हमारा इवन नंबर होना चाहिए और उसे हम क्या हर बार 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने एक नंबर थिंक कर रखा है जैसे कि 72 एक मेरा इवन नंबर है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड होकर हमारे पास कितना आएगा 24, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसी अकॉर्डिंग कोई और नंबर भी थिंक करते हैं। तो हमने एक 74 नंबर थिंक किया जो कि ये भी हमारा इवन नंबर है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। हम हर इवन नंबर को 3 से डिवाइड नहीं करते। कुछ ही इवन नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं, वही हमारे 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब अगर 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ कि 72 मेरा 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या है, ये आंसर हमारा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट कही जा रही है। आप इसका आंसर फॉल्स को टिक करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके अकॉर्डिंग और भी कई एग्जांपल्स थिंक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू कही जा रही है या फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिलिप्स है। इसमें हमारे पास 8 फिलिप्स आएंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं। चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है मल्टीपल इनवर्स ऑफ -5/7। मल्टीपल इनवर्स बोला गया है तो याद रखिए जब आपको मल्टीपल इनवर्स कहे जाए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए तो याद रखिए हम a/b हमारे पास कोई टर्म है तो उसको हम b/a में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उल्टा कन्वर्ट करते हैं। a को b में, b को a में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या नंबर है -5/7। माइनस तो चलो वैसे के वैसे रहेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। पहले तो 7 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो याद रखिए माइनस कभी भी नीचे टर्म वाले टर्म में नहीं होता है, हमेशा माइनस को हम ऊपर वाले टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, बी इज़ द राइट आंसर।
-7/5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है इन डैश पोइनोमियल एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज अ ग्रेटर देन 180। हमें कहा गया है अगर हम कनकेव या कन्वेक्स ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा पॉलीगन बनाए जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ग्रेटर होना चाहिए। तो याद रखिए कनकेव एंगल हमारा या कनकेव पॉलीगन हमारा कुछ ऐसा बनता है जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है, वो हमारा कनकेव पॉलीगन बनता है। देखिए अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ तो ये सिर्फ 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा है, 90 से ग्रेटर, ओके फ्रेंड्स, और ये भी हमारा 90 से, देखिए ये 90 से कम है, ये 90 से कम है। सिर्फ ये एंगल है जो कि हमारा 180 को पार कर रहा है, या फिर ऐसे कई एंगल जो 180 से पार करेंगे। देखिए ना आप एंगल यहाँ से काउंट करेंगे इधर से, ओके फ्रेंड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्स एंगल काउंट होगा तो कनकेव जो हमारा पॉलीगन बनता है उसमें कम से कम एक एंगल हमारा 180 से बड़ा होता है। तो आंसर इज अ कनकेव, बी इज अ राइट आंसर, ओके फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है ऑन थ्रो अ डाइस प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 इज। हमें कहा गया अगर हम एक डाइस को फेंक रहे हैं, डाइस मतलब लूडो की गीटी, उसको हम फेंक रहे हैं, लूडो की गीटी जो होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसको हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी डिजिट आ सकता है। हमें कहा गया 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5। अब देखिए अगर लूडो की गीटी हम फेंकें तो 5 हमारा 1 टाइम ही आएगा, एक बार फेंकेंगे तो मे भी हो सकता है 5 आए, कुछ भी आ सकता है, पर एक बार फेंकेंगे तो एक नंबर एक ही बार आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा 1 टाइम, तो हम ऊपर लिखेंगे 1, और टोटल कितने हैं 6, तो आउट ऑफ 6 लिखेंगे। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/6 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन कहाँ है, ए इज अ राइट आंसर, 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग द फॉग ऑफ डैश प्रपोर्शन। हमें कहा गया अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या फॉग इंक्रीज होगा, तो वो कौन सा प्रोपोर्शन है। जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो फॉग बढ़ती है, धुंध बढ़ती है, फॉग मतलब धुंध, ओके फ्रेंड्स। तो वो कौन सा प्रोपोर्शन है, इसको अभी हमने आपको क्लियर किया हुआ था कि ये हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जब हमारा देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है तो फॉग बढ़ रही है, इसको अभी मैंने आपको क्लियर किया हुआ था इस वाले डायग्राम में। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ओके फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हमने इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा हुआ था, अभी हमने आपको क्लियर किया था जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसी अकॉर्डिंग इसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ देखने मिलता है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, दो ऑप्शन है, तो देखिए जरा। पहला ऑप्शन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ओके फ्रेंड्स। तो बी इज अ राइट आंसर, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है ये हमारा कोन का होता है, ओके फ्रेंड्स। चलिए दो फॉर्मूले अब तो हो ही गए होंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है द अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ 5x + 3। हमें कहा गया है कोई हमारे पास इक्वेशन है 5x + 3, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है। हमें कहा गया ये लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक है। अब देखिए यहाँ पर अलग भाषा में पूछ लिया है, अलग तरह से पूछ लिया है कि हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो देखिए यार लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे कि अगर ये लिखा होता 5x² + 3 तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बनती। हमें क्या लिखा है 5x + 3, तो ये हमारी क्या बनेगी लीनियर इक्वेशन। तो आप लीनियर इक्वेशन को टिक करेंगे, ओके फ्रेंड्स। लीनियर इक्वेशन इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है पॉइंट 0 और -2 लाइज ऑन दी डैश। देखिए हमें कहा गया है 0 और -2 किस पॉइंट पे लाइज करेगा। सबसे पहले तो क्लियर करिए हमारा एक्स क्वाड्रेंट क्या हो रहा है 0 होता है,
अगर हमारे पास एक्स क्वाड्रेंट 0 है तो किस पे लाइज करेगा वो, एक्स वाले विच क्वाड्रेंट इज लाइज ऑन दी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाला क्वाड्रेंट 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाले क्वाड्रेंट अगर 0 है तो कौन से पॉइंट पे लाइज करेगा, वाई पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप आंसर में लिखेंगे वाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स वाले पॉइंट पे वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाई एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, वाई एक्सिस पे हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इज इट्स यूनिट डिजिट कैन बी। हमें कहा गया है कोई एक नंबर थिंक कीजिए जिसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। अगर 5 होगा तो क्या वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 8 होगा तो क्या वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक काम कीजिए, कोई एक नंबर थिंक कीजिए, जैसे कि हमने 25 थिंक कर लीजिए, इसका लास्ट वाला डिजिट या पहला डिजिट 5 है, आप इसके अकॉर्डिंग 28 थिंक कर लीजिए। अब इसको डिवाइड कीजिए 25 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर लास्ट वाला डिजिट या यूनिट प्लेस वैल्यू हमारी 5 होगी तभी हम उसे डिवाइड कर पाएंगे। इट मीन्स 5 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या लिखेंगे, ए इज अ राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर ए को पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।